नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है, और वो है गांधीवादी अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था के मकसद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इकोनॉमी का गोल, उसका लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ न हो? क्या हो अगर लक्ष्य हो हार्मनी यानी सामंजस्य? ये एक सवाल ही गांधीवादी सोच के बिल्कुल दिल में है। अब देखिए, इन दोनों सिस्टम्स की बुनियाद में ही कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये मानता है कि इंसान एक रैशनल मशीन है जिसका एक ही काम है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा बटोरना। लेकिन दूसरी तरफ है गांधीवादी सोच, जो इंसान को एक आध्यात्मिक प्राणी मानती है। एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरतें सिर्फ चीजों से पूरी नहीं होती, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में एक मतलब, एक अर्थ भी चाहिए। तो मतलब एक सिस्टम बना है इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, कि हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। और गांधी का मॉडल बना है जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये पूछता है कि भाई हमारी असल जरूरतें क्या हैं। एक है अंतहीन चाहत की दौड़ और दूसरा है टिकाऊ संतुष्टि की खोज। फर्क बिल्कुल साफ है। और गांधी के लिए ना, इकोनॉमिक्स और नैतिकता ये दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं। ये बात अपने आप में कितनी बड़ी और क्रांतिकारी थी, सोचिए। उस दौर में जब इकोनॉमिक्स को एक ठंडा हिसाब किताब वाला साइंस माना जाता था, गांधी कह रहे थे कि अगर कोई आर्थिक नीति किसी इंसान या देश के नैतिक चरित्र को गिराती है तो वो अनैतिक है और इसलिए पाप है। तो ये सारे विचार आए कहाँ से? ये कोई लाइब्रेरी में बैठकर सोची गई बातें नहीं थी। नहीं, इनकी जड़ें थीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ये वो दर्शन था जो ब्रिटिश राज के खिलाफ जमीनी संघर्ष की आग में तपकर निकला था। गांधी जी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे यूरोप से, मैनचेस्टर से आने वाला मशीन का बना कपड़ा भारत के लाखों बुनकरों, कारीगरों का काम छीन रहा था, उन्हें गरीबी में धकेल रहा था। इसीलिए उनके लिए आर्थिक नीति उनके अहिंसक आंदोलन का एक बहुत बड़ा हथियार बन गई। चरखा और खादी ये सिर्फ कपड़ा बनाने के औजार नहीं थे। नहीं, ये आर्थिक आज़ादी और स्वाभिमान के सबसे शक्तिशाली सिंबल बन गए थे। और देखिए, गांधी के विचार किसी एक जगह से नहीं आए, वो कई धाराओं का संगम थे। उन्होंने जॉन रस्किन से सीखा कि हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। हेनरी डेविड थोरो से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली, मतलब अन्याय के खिलाफ शांति से खड़े होना। और लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसा की ताकत को समझा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन सब पश्चिमी विचारों को वैष्णववाद और जैन धर्म जैसी हमारी अपनी गहरी आध्यात्मिक परंपराओं के साथ बड़ी खूबसूरती से मिला दिया। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं। गांधी ने इन विचारों को असल में जीकर दिखाया। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही अपने आश्रम बना लिए। ये आश्रम एक तरह की लैब थीं। आत्मनिर्भरता, सादे जीवन और मिलकर काम करने के जीते जागते प्रयोग। तो अब आते हैं उस एक कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरे फिलॉसफी को एक धागे में पिरोता है, और वो कॉन्सेप्ट है स्वराज। स्वराज संस्कृत का शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है स्वशासन, यानी खुद का राज। लेकिन गांधी के लिए इस एक शब्द में एक पूरी की पूरी क्रांति छिपी थी। इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं ज्यादा था। और यहीं पर स्वराज का असली मतलब सामने आता है। देखिए, इसके 4 अलग अलग लेवल हैं। पहला, जाहिर है, देश की आज़ादी ब्रिटेन से। दूसरा, हर एक इंसान की राजनीतिक आज़ादी। तीसरा, समाज की गरीबी से आज़ादी। और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, वो है व्यक्तिगत स्वराज, यानी खुद पर शासन, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। गांधी का मानना था कि असली स्वराज तभी आएगा जब हर इंसान खुद पर राज करना सीख जाएगा। तो फिर इसका आखिरी गोल क्या था? एक ऐसा समाज जिसे गांधी ने एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, ऑर्डर्ड अनार्की, यानी व्यवस्थित अराजकता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका मतलब था एक ऐसा समाज जहां हर इंसान इतना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड और नैतिक हो कि उसे कंट्रोल करने के लिए किसी सरकार या पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। शासन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आए। इसीलिए गांधी ने बहुत साफ कहा था कि अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों की जगह भारतीयों का राज है, तो ये वो स्वराज नहीं है जो मुझे चाहिए। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, सिर्फ शासकों का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। असली आज़ादी के लिए पूरे सिस्टम को, पूरी सोच को बदलना होगा। ब्रिटिश मॉडल की कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, तो फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, पर सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। गांधी ने इसके लिए क्या एक्शन प्लान दिया? उन्होंने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल पिलर्स यानी 3 स्तंभ दिए। और ये 3 स्तंभ हैं सादा जीवन, स्थानीय उत्पादन जिसे हम स्वदेशी भी कहते हैं, और ट्रस्टीशिप। चलिए पहले पिलर को समझते हैं, सादा जीवन। अब इसका मतलब गरीबी में रहना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच फ़र्क को समझना। ये आइडिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी है, इसके बीच एक लाइन खींचता है। असली आज़ादी गांधी के हिसाब से ज़्यादा पाने में नहीं बल्कि कम चाहने में। दूसरा पिलर है स्वदेशी या लोकल प्रोडक्शन। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो ज़रूरतें लोकल हैं उन्हें लोकल रिसोर्सेज से ही पूरा करो। ये उन बड़ी बड़ी लेबर सेविंग मशीनों की जगह लेबर यूजिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। सबसे अच्छा उदाहरण हाथ से बना खादी। इससे होता ये है कि कम्युनिटी में हर हाथ को काम मिलता है, कोई बेरोजगार नहीं रहता। और अब तीसरा पिलर ट्रस्टीशिप, और सच कहूं तो ये शायद सबसे रैडिकल आइडिया है। इसके मुताबिक जो अमीर लोग हैं उन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत का मालिक नहीं बल्कि एक ट्रस्टी समझना चाहिए। मतलब वो उस सरप्लस पैसे के सिर्फ केयरटेकर हैं, जिसका इस्तेमाल पूरा समाज की भलाई के लिए होना है, खास तौर पर सबसे गरीब लोगों के लिए। ये पैसे पर मालिकाना हक को ही चैलेंज करता है और उसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। तो इन तीनों पिलर्स का, सादा जीवन, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? वो है सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका कल्याण। ये उस आइडिया से बहुत अलग है जो कहता है ग्रेट इज गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। नहीं, सर्वोदय में कोई भी पीछे नहीं छूटता। समाज का जो सबसे आखिरी, सबसे कमजोर इंसान है, उसका भला ही तरक्की का असली पैमाना है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे आइडियाज जो करीब 100 साल पुराने हैं, क्या आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न दुनिया में इनकी कोई जगह है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? बिल्कुल है। गांधी के विचारों की गूंज आज भी बहुत जोर से सुनाई देती है, खास तौर पर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में। देखिए ना, 1940s के दशक में ही उनके एक शिष्य थे, जेसी कुमारप्पा, जिन्हें ग्रीन गांधीयन भी कहते हैं। वो तब बड़े बांधों के खिलाफ और ऑर्गेनिक खेती के हक में लिख रहे थे। फिर 70s के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए जो मशहूर चिपको आंदोलन हुआ, उसने गांधी के ही अहिंसक तरीके अपनाए। और आज भी जो लोकलिज्म और एंटी कंज्यूमरिज्म की बात करने वाले मूवमेंट्स हैं, उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं गांधीवादी सोच ही है। यहाँ एक छोटी सी पर दिलचस्प बात, ये जो टर्म है गांधीवादी अर्थशास्त्र, ये खुद गांधी ने इस्तेमाल नहीं किया था। इसे कॉइन किया था उनके करीबी साथी जेसी कुमारप्पा ने। कुमारप्पा ने ही गांधी के अलग अलग आर्थिक विचारों को एक साथ लाकर एक सिस्टमैटिक शक्ल दी थी। तो कुल मिलाकर गांधीवादी अर्थशास्त्र हमारी आज की सोच को, हमारे मॉडर्न तौर तरीकों को सीधा सीधा चैलेंज करता है। ये हमें एक पल रुक कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो हम लगातार खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आर्थिक दौड़ का आखिरी मकसद है क्या? क्या सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कंजम्पशन ही सब कुछ है, या जिंदगी का कोई और भी मकसद है? और आज के दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज, घटते रिसोर्सेज और बढ़ती असमानता जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। क्या सादा जीवन पर आधारित एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा विचार है जिसका समय अब आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें अपने आप से पूछना होगा।